नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के अलीपुर में गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की 25 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं आग बुझाने में। दमकल कर्मी जुटे हुए। गोदाम में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी है। बहुत तेजी के साथ यह आग फैली क्योंकि गोदाम है ये और यहां पर आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह क्या है, अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है। दिल्ली के अलीपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गोदाम में आग लग गई और क्योंकि ये गोदाम है यहां पर काफी सामान भरा हुआ था, रखा हुआ था, इसलिए बहुत तेजी के साथ यह आग फैली है। इस वक्त आप समझिए हालात यह है कि 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। गोदाम में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। और दिल्ली के अलीपुर जहां पर गोदाम में आग लगी है, वहीं से शालिनी हमारी संवाददाता लाइव जुड़ी हुई है। शालिनी, तस्वीरें आप दिखाइए, वहां पर इस वक्त क्या हालात है? बिल्कुल करुणा, आप तस्वीरों में देखिए साफ किस तरह से यहाँ पर जो गोडाउन है अलीपुर का, ये 3 गोडाउन है। दरअसल एक जो है वो रिफाइंड ऑयल का गोडाउन है, जो दूसरा है वो वेयर हाउस है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा कपड़े का है। तो तीनों ही गोडाउन में आग लगी है और आग बहुत ज़्यादा भयंकर आग है। तस्वीर में आप देखेंगे रोबोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है आग में पर काबू पाने के लिए, और अब तक 34 फायर टेंडर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। जो धुआं देख रहे हैं आप, कितना काला धुआं जो आपको नजर आ रहा है, पूरी दिल्ली में इस वक्त ये पूरा धुआं फैला हुआ है। इस धुएं ने पूरे दिल्ली को घेर लिया है। तो ये आग जो है बहुत भयंकर आग है, और ये चूंकि रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्री है, इस वजह से आग इतनी तेज है। उसके अलावा यहाँ पर फ्रिज और जो कहेंगे कि एसी है उसका वेयर हाउस यहाँ पर है, तो वो उसमें भी जो आग लगी वो भी आग बहुत तेजी से फैलती गई है। तो तस्वीरों में देखिएगा कितनी तेज आग है, और इस पर काबू पाने के लिए सबसे पहले 24 फायर टेंडर्स यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बना। तब फिर यहाँ पर 34 फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं इस वक्त, और रोबोट का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिएगा सब बुझाने में लगे हैं, आग पर कंट्रोल करने में लगे हैं, लेकिन आग बहुत भयंकर है। धुआं देखिएगा, इससे पता चल रहा है कि कितनी भयंकर आग है, और इस धुएं से पूरे दिल्ली के लोगों को भी परेशानियां होने जा रही हैं, क्योंकि ये धुआं जो है वो आसमान में पूरा फैलने जा रहा है। देख रहे हैं ऑयल, जब रिफाइंड ऑयल की चूँकि फैक्ट्री में आग लगा है तो धुआं इतना काला, और यहाँ पर सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और बस गनीमत ये है कि रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, इसलिए जान जी। अच्छा शालिनी, ये बताइए, हालांकि ये गोदाम है शालिनी वैसे तो ये गोदाम है, लेकिन क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर है? और कुछ दमकल कर्मी जो वहां पर हमें नजर आ रहे खड़े हुए, क्या उनसे बात हो सकती है? इस वक्त क्या स्थिति है, क्या उनसे पता चल सकता है? लेकिन मैं करुणा बताऊं, अभी फिलहाल जो टीम जो यहाँ पर जो दिल्ली फायर सर्विस है वो आग पर काबू पाने में ही लगा हुआ है, और सब लोग इतने यहाँ पर टेंशन में है क्योंकि आग बहुत भयंकर आग है। कितनी बड़ी आग है ये कुछ बता सकते हैं आप? तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किसी कोशिश में लगे हैं कि आग पर काबू पाए, क्योंकि अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो फिर पूरे दिल्ली को इससे परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसका जो धुआं है वो लोगों को आगे परेशान कर सकता है। तो इसी वजह से फायर जो सर्विस में जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो सभी लोग बस अभी इसी कोशिश में लगे, इसी अभियान में लगे हुए किसी तरह से जल्द आग पर काबू पाया जाए। जी करुणा। लेकिन शालिनी, जैसा आपने बताया, क्योंकि ये गोदाम है और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल से लेकर ये सब सामान रखा हुआ था, ऐसे में इस आग पर काबू पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी भी काला धुआं वहां से निकल रहा है, लगातार आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले जो इस तरह से जैसे आग पारंपरिक तरीके से जो फायर सर्विस की आग जो बुझाई जाती है वो उस तरह से आग यहाँ पर नहीं बुझाई जा सकती। यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तक जाना बहुत मुश्किल है। अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा सकता। रोबोट हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं किस तरह से रोबोट से आग बुझाई जा रही है।
तो ये आग इतनी ज़्यादा बढ़ी कि कोई भी यहाँ से फायर की गाड़ियों से यहाँ से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये तमाम तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। 6:15 बजे की आग है और तब से लगातार ये उसी तरह से देखिएगा, अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ सब कुछ कंट्रोल में है। अभी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल होने की नहीं आई है। इसका मतलब अभी इसमें वक्त लगेगा, अभी इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है आग पर काबू पाए जाने में। तो बस गनीमत यही है कि रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ी ये मुश्किल नहीं आ रही। अगर रेजिडेंशियल इलाका होता तो शायद और ज़्यादा दिक्कतें आती और ज़्यादा बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो परेशानी वो सिर्फ ये है कि इस आग पर काबू पाया जाए ताकि जो लोग आस-पास रहते हैं उनको इसके धुएं से, क्योंकि सबको परेशानी होगी इस धुएं से होगी। और उसके अलावा जो नुकसान मालिया है तो नुकसान तो एक बार को भरा जा सकता है, लेकिन अगर लोगों को जो बिल्कुल, तो नुकसान तो बड़ा हुआ है क्योंकि काफी बड़ा ये गोदाम है और खास बात यह है कि आग इतनी ज्यादा भीषण है और उसके ऊपर काबू पाने के लिए जो दमकल कर्मी उनकी तरफ से रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आगे भी आपका रुख करेंगे शालिनी, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए इस बीच उज्जैन महाकाल से बड़ी खबर है। उज्जैन की महाकाल मंदिर में आज बड़ा हादसा हो गया भस्म आरती के दौरान। यहां पर गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई। आग से मुख्य पुजारी समेत कई लोग झुलस गए। गुलाल उड़ाने के दौरान गर्भगृह में यह आग लगी। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीरें हैं जहां पर आज जब भस्म आरती हो रही थी सुबह सुबह, तब उस वक्त अचानक से जब वहां पर अबीर गुलाल भी उड़ाया जा रहा था, भस्म आरती के दौरान आग लगी। और क्योंकि गुलाल वहां पर हवा में फैला हुआ था, ऐसे बताया जा रहा है कि बहुत तेजी के साथ जो आग है फैली। इसके बाद जो लोग झुलसे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्य पुजारी समेत कई लोग इस आग की वजह से झुलस गए। ये तस्वीरें आपके सामने, जिनको तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उपचार दिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, महाकाल हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद जानकारी ली है। पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की है। सीएम मोहन यादव उज्जैन रवाना भी हो सकते हैं इस हादसे के बाद। तो खबर ये सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने न सिर्फ पूरी डिटेल ली है, जानकारी, पूरी ब्रीफिंग ली है इस हादसे को लेकर, बल्कि खुद वो महाकाल मंदिर जा सकते हैं। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या जानकारी, खबर आ रही है कि मोहन यादव खुद जा सकते हैं महाकाल मंदिर? बिल्कुल करुणा, चूंकि बड़ा हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री खुद उज्जैन के रहने वाले। अगर आप देखें तो हफ्ते में 1-2 बार मुख्यमंत्री उज्जैन जाते ही हैं। और चूंकि ये बड़ा हादसा हुआ है, मुख्य पुजारी सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव भी आज सुबह इस भस्म आरती में शामिल हुए थे। लिहाजा मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी ली है प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर से, कि आखिरकार क्या रिपोर्ट है। अगर कुछ लोगों को इंदौर भी रेफर करना है, कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में अगर इलाज की जरूरत है तो वो भी तुरंत ही किया जाए और उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दोपहर के बाद आज उज्जैन भी जा सकते हैं, महाकाल मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं और साथ साथ जो घायल है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। शुभम, घायलों की कैसी हालत है, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, फिलहाल जो अधिकारी कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि स्थिति ठीक है, बहुत ज्यादा जो पुजारी है वो झुलसे नहीं है, क्योंकि इस प्रांगण में, इस गर्भगृह में खराब ना हो पानी के चलते, गुलाल के चलते, लिहाजा कुछ बैनर पोस्टर्स भी लगाए गए थे और उससे भी ज्यादा आग चली। क्योंकि जैसे ही आग चली तुरंत ही इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल अधिकारी इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि स्थिति अगर थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो फिर इन्हें इंदौर रेफर किया जाए। और अब खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट को जारी किया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, वरुण गांधी का टिकट कटा है। बीजेपी अभी तक कुल मिलाकर 402 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तो बीजेपी की तरफ से 111 नामों के साथ 5वीं लिस्ट को जारी कर दिया गया और इसी के साथ जो 111 नामों की सूची जारी की गई, कुल मिलाकर 402 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट भी कटा है। मसलन अगर बात की जाए गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का टिकट कट गया। इसके अलावा पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है। तो आपको बता दें कि 17 राज्य कुल मिलाकर जिसके 111 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। मुख्य तौर पर नाम क्या निकल कर आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें नवीन जिंदल की, तो नवीन जिंदल
को बीजेपी की तरफ से बीजेपी ज्वाइन की उन्होंने और हरियाणा कुरुक्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन की बात करें, दुमका झारखंड से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जेएमएम छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया सीता सोरेन ने। और साथ ही साथ जगदीश शेट्टार की बात करें, कर्नाटक बेलगाम सीट से उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वो ओडिशा के संबलपुर से चुनाव लड़ेंगे और वहीं पुरी से एक बार फिर से संबित पात्रा को उतारा गया है चुनावी मैदान में। और अभिजीत गंगोपाध्याय की बात करें तो तामलुक पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी सीटों का ऐलान हुआ है तो उन्हें यहां से उतारा गया। इसके अलावा जितिन प्रसाद, जो कि जैसा आपको बताया वरुण गांधी पीलीभीत से उनका टिकट कटा, उनकी जगह जितिन प्रसाद को उतारा गया। वहीं अरुण गोविल को भी इस बार जो मेरठ है, उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट यहां से उतारा गया, मौजूदा सांसद का यहां से टिकट कटा है। और मेनका गांधी सुल्तानपुर से एक बार फिर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उतारा गया। इसके अलावा बिहार की बात करें तो गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। तो ये वो नाम है जो कि इस वक्त हम आपको उतारे। कुल मिलाकर 111 नाम के सुरेंद्रन केरल में वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, जो कि इस वक्त राहुल गांधी जहां से सांसद हैं। तो बीजेपी उम्मीदवारों की नई लिस्ट में किन किन बड़े नेताओं का पत्ता कट गया है और उनकी जगह आखिर किसको टिकट मिला है, यह भी आप जान लीजिए। तो बिग बॉल का सीधा हम यहां पर रुक करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बिहार की, तो यहां पर बक्सर से मिथिलेश तिवारी को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन किसका यहां से पत्ता कटा है? अश्विनी चौबे इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनका टिकट यहां से कट गया है। गाजियाबाद की बात करें तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहां से मौजूदा सांसद, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी की तरफ से गाजियाबाद सीट से उतारा गया है। अगली सीट जो पीलीभीत लगातार चर्चा में थी, क्या वरुण गांधी एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे या फिर नहीं, लेकिन नहीं होंगे। वरुण गांधी का नाम यहां से कट गया है और जितिन प्रसाद उनकी जगह पीलीभीत से चुनाव लड़ते हुए इस बार नजर आ रहे। मेरठ की अगर बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल, जिनका इस बार जो पत्ता है वो कटा है, उम्मीदवार इस बार नहीं है, उनकी जगह, क्योंकि काफी चर्चा थी मेरठ से और अरुण गोविल का नाम चर्चा में था और ऐसा ही हुआ, अरुण गोविल को मेरठ से उतारा गया है चुनावी मैदान में। इसके अलावा अगर झारखंड दुमका सीट की बात करें तो सीता सोरेन, जो कि जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई है, उनको इस बार टिकट मिला है, लेकिन किसका पत्ता कटा है? सुनील सोरेन का इस बार बीजेपी ने इस सीट से पत्ता काटा है। तो कुछ खास सीटें, कुछ खास चेहरे जिसका जिक्र हमने किया। इस बीच बीजेपी की जो 5वीं लिस्ट है, इसमें टिकट पाने वाले ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने दोबारा से मौका देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद कहा है। देश की लोकप्रिय जननेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, देश की गृह मंत्री, हम सभी के नेता श्री अमित शाह जी के आशीर्वाद से, उनकी मनोनयन से मैं उड़ीसा की संबलपुर लोकसभा की प्रत्याशी बन पाया हूं। मेरा पूरा भरोसा है, पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, संबलपुर वासी, उड़ीसा वासी उसकी सही उत्तर देंगे, सही जिम्मेवारी लेंगे। जदयू ने जो भी उम्मीदवार घोषित किया है, जदयू का है, एनडीए का है, सबको बहुत बहुत शुभकामना। सबकी जीत की गारंटी है। जिस प्रकार से मोदी जी के विकास की गारंटी है, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की गारंटी है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी है, उसी तरह से एनडीए के प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव की बात करें तो एक बार फिर से यहां पर लाल परचम लहराया है। छात्र संघ की चारों सीटों पर लेफ्ट ने एबीवीपी को शिकस्त देकर बाजी मार ली है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट का जलवा एक बार फिर दिखा। सेंट्रल पैनल की सभी 4 सीटों पर एबीवीपी की हार हो गई और लेफ्ट ने बाजी मार ली। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के धनंजय ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमेरा रहे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट के अभिजीत घोष ने बाजी मारी। उन्होंने एबीवीपी की दीपिका शर्मा को हराया। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर लेफ्ट समर्थित बीएपीएसए की प्रियांशी आर्य ने एबीवीपी के अर्जुन आनंद को हराकर जीत दर्ज की। वहीं जॉइंट सेक्रेटरी पद पर लेफ्ट के मोहम्मद साजिद ने बाजी मारी। साजिद ने एबीवीपी के गोविंद डांगी को हराया। जीत के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि
ये छात्रों की जीत है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में वोटों की काउंटिंग जब शुरू हुई तो एबीवीपी और लेफ्ट में कांटे की टक्कर सामने आई थी, लेकिन देर रात फाइनल नतीजे आते आते एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा। और चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर पड़ी फूट के बीच उसके लिए एक और बुरी खबर कल सामने आ गई। 2 दिन पहले तक एमवीए के साथ रहे आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने कल एनडीए में शामिल होने का फैसला कर लिया। आरएसपी के अध्यक्ष महादेव जानकर 2 दिन पहले तक बारामती से सुप्रिया सुले को जिताने की बात कर रहे थे, लेकिन कल अचानक ये तस्वीरें सामने आई। महादेव जानकर सीएम एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की मौजूदगी में एनडीए में शामिल हो गए। एमवीए से नाता तोड़ने वाले जानकर इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। 2014 में बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले जानकर का पश्चिमी महाराष्ट्र में धनगर समुदाय के बीच अच्छा प्रभाव है। वहीं साल 2008 में परिसीमन के बाद बारामती के बगल में नई लोकसभा सीट माड़ा अस्तित्व में आई और महादेव जानकर इस सीट पर 2009 में शरद पवार के खिलाफ चुनाव लड़े और 1 लाख के करीब वोट हासिल किया था। यानी धनगर वोट के साथ बीजेपी का वोट बैंक और एनसीपी अजित पवार ग्रुप और शिंदे की शिवसेना का साथ मिला तो महादेव की राह इस बार आसान हो जाएगी। राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर के एनडीए में शामिल होने से बारामती से लड़ रही सुप्रिया सुले की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अजित पवार गुट ने कहा कि अगले 1-2 दिन में राज ठाकरे को लेकर भी फैसला हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हरियाणा से पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। लंबे समय से कांग्रेस में रहे पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। विनोद तावड़े और जफर इस्लाम ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नवीन जिंदल ने कहा कि उनके लिए ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। वो पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा। नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही 2 बार सांसद रह चुके हैं। जिंदल के बीजेपी में आने से पार्टी को कुरुक्षेत्र के साथ हिसार में भी फायदा हो सकता है। जिंदल के अलावा कल हरियाणा में मंत्री बने निर्दलीय विधायक और देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें हिसार से उम्मीदवार बनाया है। रणजीत के बीजेपी में आने से जाट वोटों का समीकरण भी बदल सकता है। और वहीं कांग्रेस ने भी रविवार को 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से जयपुर के लिए पहले घोषित किए गए उम्मीदवार सुनील शर्मा की जगह नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर जयपुर के उम्मीदवार को क्यों बदलना पड़ गया कांग्रेस को। शनिवार को कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में राजस्थान के जयपुर से सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन 24 घंटे में ही उनका नाम लिस्ट से कट गया और उनकी जगह नए उम्मीदवार को जयपुर सीट से टिकट दे दिया गया। सुनील शर्मा की जगह गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद खाचरियावास ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। तक जयपुर का बेटा बनकर मैं हमेशा हर मुद्दे पर लड़ा हूं और मुझे पक्की उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मैं मेरी जिंदगी जो भी बची है वो जयपुर के नाम है। अब आपको बताते हैं कि सुनील शर्मा की उम्मीदवारी क्यों छीनी गई। दरअसल सुनील शर्मा YouTube चैनल जयपुर डायलॉग से जुड़े रहे हैं। ये चैनल राहुल गांधी का आलोचक बताया जाता रहा है। सफाई में सुनील शर्मा ने कहा कि उनका जयपुर डायलॉग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी ये सफाई काम नहीं आई और उनका टिकट मिलने के बाद भी कट गया। कांग्रेस ने कल जो 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उनमें राजस्थान के दौसा से मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि महाराष्ट्र की चंद्रपुर सीट पर प्रतिभा धनोरकर को टिकट दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल संगरूर में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और परिवार वालों को सांत्वना दी। जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। भगवंत मान ने रविवार को गुजरन गांव में जहरीली शराब से मारे लोगों के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों के साथ उनका दुख साझा किया। मान ने मुलाकात के बाद कहा कि जहरीली शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अरेस्ट किए ने जिन्होंने जहर बेची है
302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ क्योंकि यह मौत नहीं है, हत्या। संगरूर सीएम भगवंत मान का गृह जिला है। इसके अलावा 2 मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा भी यहीं से आते हैं। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक इस मामले में पुलिस 3 FIR दर्ज कर एक महिला समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। संगरूर की घटना को लेकर मान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। 2 दिन पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग से मिलकर पंजाब में सरकार की शराब पॉलिसी को लेकर जांच की मांग की थी। खबर दिल्ली के पांडव नगर से, जहां पर 4 साल की मासूम के साथ रेप को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल खड़े किए। लोगों का ये गुस्सा 4 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी को लेकर है। पांडव नगर में कल शाम लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पीड़ित बच्ची को एम्स में भर्ती कराया गया है। आरोप है बच्ची रोज जहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वहीं कल उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर कल नहीं था, उसके जगह उसका भाई अरमान ने ट्यूशन पढ़ाने के बहाने बच्ची के साथ इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने बच्ची को किसी को नहीं बताने के लिए धमकी भी दी थी, लेकिन बच्ची जब घर लौटी तो रोती घर लौटी बच्ची ने माता पिता को पूरी बात बताई। इसके बाद पूरे इलाके में हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर के आसपास जमकर तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू किया। आज आम आदमी पार्टी ने शाम 4 बजे इस मामले को लेकर पांडव नगर थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस वारदात की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। शिवसेना शिंदे गुट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा मामला है क्या, आप देखिए। महाराष्ट्र से जो टकराएगा में मिल जाएगा। मुंबई से सटे ठाणे में शिवसेना शिंदे गुट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उमर अब्दुल्ला की तस्वीरों को भी जलाया। ठाणे में उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाने के लिए शिवसेना समर्थक इकट्ठा हुए थे। प्रशासन की कोशिश थी कि पुतला दहन ना हो पाए, इसलिए पुलिस लोगों से पुतले को छीनकर भागने लगी, जिसके बाद लोगों ने भी पुलिस का पीछा किया। शिवसेना के माध्यम से हम उमर अब्दुल्ला का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं और उसको भी चेतावनी देते हैं कि महाराष्ट्र भवन बांधा ही जाएगा। अगर महाराष्ट्र भवन में घुसने का काम अगर उमर अब्दुल्ला और उनके चेले करेंगे तो युवा सैनिक शिवसेना भी चुप नहीं बैठेगी। जरूरत पड़ेगी तो कश्मीर में जाके ये आंदोलन होगा और कश्मीर में जाके उमर अब्दुल्ला के ऊपर जूते फेंकने का काम भी ये थाना का युवा सेना करेगी। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के निर्माण का विरोध किया था, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट ने ठाणे में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ज़ेलेंस्की के देश में बारूदी ज़ल्ज़ला आ चुका है। यूक्रेन की धरती विस्फोटों से कांप रही है। 23 मार्च की रात रूस ने मॉस्को के क्रॉकस नरसंहार का प्रतिशोध शुरू किया और रात भर यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर दहलते रहे। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव से लेकर पश्चिम के लवीव तक रूस ने भीषण तबाही मचाई है। रूस ने जल, थल और नभ से जबरदस्त हमला किया है। रात भर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें बरसती रही। परमाणु बम्बर रात भर यूक्रेन के आसमान पर गरजते रहे। इस साल यूक्रेन पर रूस ने अभी तक इतना विध्वंसक हमला नहीं किया था। आप देखिए पुतिन की क्रोधाग्नि किस तरह से यूक्रेन पर बरस पड़ी है। रिपोर्ट आप देखिए। पूरा यूक्रेन धधक रहा है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी माना और पहली बार ऐसे विनाशक हमले किए हैं जैसे अब तक नहीं किए गए। यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की गई।
रूसी सेना के लवीव पर किए गए हमले। मार्च की रात लवीव का क्षितिज लपटों और धुएं से भर गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में दिन जैसा उजाला फैल गया। रूस ने यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहरों पर हमले किए और इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान लवीव को पहुंचा है। बीते 2 साल से ज्यादा के युद्ध में रूस ने लवीव पर इतने विध्वंसक हमले कभी नहीं किए जितने 23 मार्च की रात को किए। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र का शहर है। यह पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां रूस ने साल 2024 में पहली बार हमले किए। लवीव को टारगेट बनाने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए हैं। पोलैंड बॉर्डर से सटे होने की वजह से लवीव में नाटो हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को टारगेट बनाकर हमले किए। लवीव पर हमलों से रूस ने यूक्रेन को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम किया और इसके साथ साथ युद्ध के नीति निर्माताओं के केंद्र यानी राजधानी कीव पर भी जबरदस्त हमले किए गए। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों की तस्वीर है। रूसी हमलों से कीव में बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 22 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है। रूस ने 23 मार्च की रात पूरे यूक्रेन पर बारूदी वर्षा की और कई तरह के हथियारों से हमले किए। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किया है। रूसी हमले से यूक्रेन के खैरसॉ, जायपरेजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, सूमी, मिकोलाइव, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने चरकेसी, किरोवोग्राद, विनित्सिया, पोल्टावा, चेर्निहाइव, जाइटोमीर, खेमेल्निस्की, टर्नोपिल, लवीव, रिवने और वॉलन क्षेत्र में रेड अलर्ट को जारी किया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थान जैसे सबवे, अंडरग्राउंड स्टेशन और बंकर्स में जाने के लिए कह दिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमला किया। काला सागर से नेवल फ्लीट ने केएच क्रूज मिसाइलें बरसाई और इसके साथ साथ TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया। रूस ने 14 TU न्यूक्लियर बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन को यूक्रेन पर हमलों का मिशन दिया। रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए और लौटे। रूस के क्रूज मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव पर भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। खार्किव के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त आग लग गई।
इस हमले से खार्किव का पावर स्टेशन तबाह हो गया। कई घंटे तक फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। रूसी हमलों से खार्किव के कई रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची। इन इलाकों में रेस्क्यू टीम धराशायी हो चुके मकानों का मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रही है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के लिए पुतिन यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस का कहना है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की साजिश अमेरिका और यूक्रेन ने रची। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के साथ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी और इस छल युद्ध का प्रतिशोध यूक्रेन से लिया जाए। Доклады о происходящем с первых же минут. Редкие кадры из рабочего кабинета президента. Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Голикова, Курилов. मॉस्को हमले का प्रचंड प्रतिशोध शुरू हो चुका है और यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर रूसी सेना की बमबारी से धधक रहे हैं। यूक्रेन के शांति क्षेत्र वाले शहरों पर हमलों के साथ साथ रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन के वॉर जोन में यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त हमले किए हैं। आर्तेमोवस्क के मोर्चे पर रूसी आर्टिलरी ने जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी के स्पॉटर ने गनमैन को यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर की सटीक लोकेशन दी। इसके बाद कैमोफ्लाज कवर में खड़ी आर्टिलरी गन ने कम्युनिकेशन सेंटर पर सटीक हमला किया और तबाही शुरू की। मॉस्को पर हुए हमले में रूस के 130 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने व्यूह रचना कर दी। यूक्रेन पर धमाके शुरू हो चुके हैं और नाटो पर भी रूस ने हमले के संकेत दे दिए, यानी युद्ध अब विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर रूस की राजधानी मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल पर आतंकी हमले के बाद से व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हो और यूक्रेन समेत नेटो देश भी काफी अलर्ट हैं। व्लादिमीर पुतिन के गुस्से की आग का सामना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन एक बार नेटो को पुतिन ने चेतावनी भी दी है। रूस की एक मिसाइल फिर से पोलैंड की सीमा के भीतर गई। धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की धड़कनें जरूर तेज हो गई। यह पुतिन की चेतावनी है या फिर आने वाले भविष्य का टीजर है, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पोलैंड की सेना समेत रूस के करीब मौजूदा तमाम यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट इस घटना के बाद घोषित कर दिया गया। आप देखिए, रूस में Tu-95MS बॉम्बर के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी हो। लेकिन मौजूदा हालात ने पेंटागन को भी सतर्क कर दिया था। यूक्रेन पर पहली मिसाइल हमले के साथ ही पोलैंड समेत तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस के बॉम्बर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर। यूक्रेन की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ दागी गई। धमाका लवीव के करीब। पोलैंड की वायुसेना स्टैंड बाय पोजीशन में आ गई। रडार स्टेशन में मुस्तैदी बढ़ गई। एयर डिफेंस तैयार कर लिए गए। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स से निकलने वाली मिसाइलें पोलैंड सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों को दहला रही हैं। क्रॉक सिटी हॉल में हमले के बाद से नाटो में अलर्ट जारी है। अमेरिका ने रूस से पूर्वी यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। रविवार की सुबह रूस की मिसाइलों ने शक को पुख्ता बना दिया।
यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पोलैंड में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा था कि तभी पोलैंड की वायुसेना को तत्काल सीमा की तरफ जाने का आदेश दिया। पोलैंड के एयरबेस पर F-16 विमान बिल्कुल तैयार थे। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक कई विमानों ने टेक ऑफ किया। पोलैंड के फाइटर जेट्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस। रविवार की सुबह नाटो और रूस के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पोलैंड के फाइटर जेट्स ने रूस के विमानों को हवा में चुनौती दी। देर के लिए लगा कि पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का जो अंदेशा कई दिनों से जताया जा रहा है वो सच साबित होने वाला है। रविवार को युद्ध के हालात क्यों बने ये आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर्स और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी, लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। ये मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रही, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट्स ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95 MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल से हमले होते रहे। लवीव के गवर्नर के मुताबिक शहर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लवीव के बाहरी इलाकों में 20 मिसाइल और 7 ड्रोन से हमले हुए। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी। अगर इसके बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नाटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। एक दिन पहले ही नाटो ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के बाद से नाटो की आशंका और बढ़ गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान बहुत पहले से तैयार है और रूस अब उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्लान के मुताबिक नाटो से युद्ध की शुरुआत के लिए मार्च 2024 का महीना तय किया गया था। रूस ने बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काने का प्लान भी तैयार किया। रूस अब साइबर हमले की शुरुआत कर सकता है। बेलारूस में रूस का जुलाई के महीने में युद्धाभ्यास भी इसी प्लान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के तहत F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। कुछ दिन पहले ही पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। रूस के प्लान के मुताबिक नाटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी। क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन को माना जा रहा है। अमेरिका ने इसी महीने पोलैंड के लिए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका पोलैंड को करीब 1800 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। पोलैंड की सीमा रूसी प्रांत कलिनिनग्राद से सटी हुई है। रूस ने कलिनिनग्राद में परमाणु हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका मिसाइल से जुड़े उपकरण देने में भी मदद करेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया जा सकता है, जिन्हें पोलैंड ने खरीदा है। पोलैंड को सिर्फ रूस से नहीं बल्कि बेलारूस से भी खतरा है। बेलारूस में रूस की सेना के साथ ही फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका की मदद से बेलारूस बॉर्डर पर भी पोलैंड ने बड़ी तैनाती कर दी। हालांकि इतना तो तय है कि पोलैंड में एक भी धमाका हुआ तो अमेरिका समेत कई नाटो देश मदद के लिए आगे आएंगे और तब यह जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश घातक और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।